हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा की है, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा कक्ष प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, उद्देश्य, घटक और भी कई सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जानेंगे कक्ष प्रबंधन क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में। कक्ष प्रबंधन की अगर बात की जाए तो इसे अंग्रेजी में क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है, जो कि हिंदी का ही अंग्रेजी रूपांतरण है। कक्ष प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्लासरूम और मैनेजमेंट। तो ये दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। एक कक्षा में शिक्षण के लिए शैक्षिक उद्देश्य को पाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होना तथा कक्षा को या क्लास को सुचारू रूप से चलाना ही क्या कहलाता है, कक्ष प्रबंधन कहलाता है। यानी कि एक जो क्लासरूम होता है उसके अंदर क्लासरूम के अंदर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह बेहतर तरीके से चल सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड या फिर सीट, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करना क्लासरूम के अंदर। और साथ ही क्लास जो है वो सुचारू रूप से चल सके, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से हो सके और बच्चों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। कहने का ये आशय है कि क्लासरूम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से जो चल सके, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट। सारी जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना, कक्षा के अंदर सारी चीज़ें बेहतर हो सके, इसका ध्यान रखना ही क्या है, मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे देखिएगा, कक्ष प्रबंधन की परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि कक्ष से अभिप्राय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के, यानी कि भौतिक चीज़ें भी इसमें जुड़ी हैं और मानवीय चीज़ें भी जुड़ी हैं। भौतिक चीज़ें जैसे कि जो सामग्री है क्लासरूम के अंदर उसकी व्यवस्था करना, और साथ ही मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग मेथड को जो है वो प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाते हैं। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है, ये परिभाषा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा, कक्ष प्रबंधन के जो कुछ घटक यहाँ पर हैं, जैसे कि क्या यहाँ पर घटक है, तो अधिगम को रोचक बनाना, छात्रों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना और विद्यार्थी अध्यापक अंतःक्रिया को भी प्रोत्साहित करना कि जो विद्यार्थी और अध्यापक हैं उनमें समन्वय बना रहे, उनमें आपस में अच्छा मेल रहे, जिससे वो इस प्रक्रिया को बेहतर बना सके, उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो इसलिए उनको प्रोत्साहित करना, अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना, यहाँ पर होनता लिखा है तो आप हिंता कर लीजिएगा। अनुशासनहीनता जो है इस पर कंट्रोल करना, वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना और क्लासरूम मैनेजमेंट में छात्रों की सहभागिता भी स्वीकार करना। भाई क्लासरूम के अंदर क्योंकि टीचर भी होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं, तो दूसरों में एक दूसरे में अगर सहभागिता ही नहीं होगी, मान लीजिए टीचर अगर सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें सहभाग ही नहीं ले रहे हैं, तो भी ये प्रक्रिया बेहतर नहीं हो सकती है, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक टीचर और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी जा करके चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। यानी का मतलब क्या है कि शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है यह बेहतर हो सकेगी। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर अनुशासन को महत्व बताना और सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना, क्लासरूम के अंदर एक अच्छा वातावरण वहाँ पर उपलब्ध हो सके, जिससे बच्चे जो हैं वो अपना अधिगम की प्रक्रिया में बेहतर कर सकें। साथ ही इसमें टीचर को भी थोड़ी आवश्यकता मिलती है, तो इस तरीके से वातावरण वहाँ का अच्छा होना चाहिए। क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चे भी आसानी से चीज़ों को सीख सकें और शिक्षक भी अच्छे से सिखा सकें। निर्देशों में भी स्पष्टता होनी चाहिए, जो निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश स्पष्ट होने चाहिए, जिससे टीचर और विद्यार्थी को समझ में आ सके। अब देखिएगा, कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य यही है कि कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना।
देखिएगा, सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि एक अच्छा निर्माण हो शैक्षिक वातावरण का। एक शिक्षक का यह सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वह क्लास को सुचारू रूप से चला सके। यह तभी होगा जब टीचर को अपने विषय पर पकड़ होगी, यानी कि जो टीचर है वो जो विषय पढ़ा रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसे उस पर पकड़ होनी चाहिए, विषय उसे अच्छे से आना चाहिए, बेहतर वह पढ़ा सके। तब क्या करेगा, वो अपने विषय को प्रभावी ढंग से बच्चों के सामने भी प्रस्तुत कर पाएगा, ताकि बच्चे शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके और कक्षा यानी कि क्लास सुचारू रूप से चल सके। तभी कक्ष में शैक्षिक वातावरण बना रहेगा। अन्यथा बच्चों का मन भी क्लास में नहीं लगेगा। अगर टीचर ही बेहतर से नहीं पढ़ा पाएगा अच्छे से, तो बच्चे क्लासरूम में उनका मन नहीं लगेगा और कोई भी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आएंगी। इससे क्या होगा कि वातावरण भी खराब हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला जो उद्देश्य यहाँ पर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाना। तो कक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाना होता है। कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं। कोई बालक किसी भी शिक्षण अधिगम को बहुत जल्दी सीख जाता है, तो किसी बच्चे में सीखने में समय लगता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। कोई बच्चा चीज़ों को जल्दी सीखता है, कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो देर से सीखते हैं। तो शिक्षक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनका तो मतलब ऐसे तरीके से उन्हें सिखाए कि हर बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो प्रभावशाली ढंग से वातावरण को अनुकूल बना करके और बच्चों के अनुकूल बना करके चीज़ों को प्रस्तुत करें, ताकि बच्चे उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। अगला उद्देश्य है कक्षा में संबंधित तत्वों के बीच समन्वय स्थापित करना। देखिए, ये तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक शिक्षक जिस विषय को पढ़ा रहा है उसके लिए उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करे। जैसे कि अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो उसके लिए चार्ट या फिर मैप, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उनसे संबंधित वहाँ पर सामग्री भी होनी चाहिए। कक्षा में संबंधित तथ्यों का निर्माण कक्षा के अनुरूप करना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुरूप होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, भौतिक और मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग करें। तो कक्ष को हम तभी सुचारू रूप से चला सकते हैं जब हम उनके शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो। इसके लिए क्या होगा कि शिक्षक और भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित स्थान पर उचित प्रयोग करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में मैप तो टंगा है बट जो टीचर है उन्हें अच्छे से मैप को मतलब वो बता ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी संसाधन हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, उनको बेहतर तरीके से भी प्रस्तुत कर सके बच्चों के सामने, यह चीज़ भी टीचर को आना चाहिए। अगला देखिए, कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण करना। तो एक क्लासरूम के अंदर वह जो क्लासरूम है वो क्लासरूम तभी कहलाएगा जब उसमें शिक्षण या कक्ष के सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे श्यामपट्ट हो, ब्लैक बोर्ड हो, बच्चों के बैठने की सुविधाएं हों, कक्षा का वातावरण अच्छा हो, चौक, डस्टर, पुस्तकें, चौक, चार्ट, डस्टबिन, ये सारी चीज़ें क्लासरूम के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। और एक शिक्षक होने के नाते टीचर का भी ये दायित्व बनता है कि कक्षा में यह सभी सुविधाएं हैं या नहीं है, तो इन सभी की परिपूर्ति या फिर इन सभी की व्यवस्था करना भी शिक्षक का दायित्व बनता है। अगला उद्देश्य है अधिगम को स्थायी बनाना। कक्ष यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट कौशल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि शिक्षक ऐसा क्या करे कि वह जो कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, यानी कि अच्छे से वो बच्चे सीख जाएं। अधिगम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लर्निंग के बिना क्या होगा कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कक्ष में जो भी कुछ पढ़ाया जाए, जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, वो इतने प्रभावी ढंग से सिखाया जाए कि बच्चों में स्थायी रूप ले ले, वह बहुत अच्छे से चीज़ें जो हैं बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। और इसका दायित्व एक टीचर के ऊपर ही होता है। वह जो टीचर है उसे ऐसी चीज़ें बच्चों को ऐसे तरीके से बतानी चाहिए कि बच्चे जो भी अधिगम सीख रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से उनके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। अब आगे देखिएगा, अगला है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच संबंध को स्थापित करना। जब तक एक क्लास में विद्यार्थी और अध्यापक के बीच एक अच्छा संबंध ही नहीं होगा, तब तक बच्चे अधिगम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अध्यापक को अपने विषय पर पकड़ और अनुशासन और एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए। एक टीचर के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह बच्चों की जो कमियां हैं उनको जान सके कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, वह सीखने में कहाँ असमर्थ हो रहा है। ये सारी कमियां टीचर को जाननी चाहिए
चाहिए। और जब वह बच्चों की कमियों को जान लेगा तो उन्हें अलग अलग तरीके से उनके कमियों को दूर करने का भी प्रयास करेगा। तभी क्या होगा कि एक विद्यार्थी और अध्यापक में एक अच्छा संबंध भी स्थापित रहेगा। तो इस तरीके से क्लासरूम के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसका उद्देश्य रहेगा, क्या अर्थ, क्या परिभाषा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।